मैं शादी से पहले ही हामला हो गई। मुझे पता भी नहीं था ये बच्चा किसका है और किसने मेरे साथ ज्यादती की। मेरी सिर्फ माँ थी। मैं इनको लेकर शहर आई और जब बच्चा पैदा हुआ तो नर्स ने बच्चा दिखाया तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो। एक हफ्ते बाद मेरी शादी थी। मेरी वालिदा के साथ मेरे अब तक बाजार के कई चक्कर लग चुके थे। एक महीने से मैं बाजार के चक्कर काट काट कर थक चुकी थी, लेकिन आज शायद मैं बेहद थकन से चूर हो चुकी थी, या शायद धूप बहुत तेज थी। मैं बाजार में चली तो गई थी, लेकिन मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। गर्मी की शिद्दत के मारे मेरा जी मतलाए जा रहा था। मैंने अम्मी से कहा मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। वो मुझे डॉक्टर पर ले गई। डॉक्टर ने मेरी कैफियत सुनकर चंद टेस्ट लिख दिए, लेकिन जब इनकी रिपोर्ट मेरे हाथ में आई मेरा सर बुरी तरह से चकरा गया था। मुझे लगा डॉक्टर को कोई गलत फहमी हुई है या ये रिपोर्ट गलत है। यही हालत मेरी वालिदा की भी थी। वो हक्का बक्का मुझे देखे जा रही थी और मुझे ये लग रहा था जैसे मैं कुछ ना करके भी इनके सामने मुजरिम हो चुकी हूँ। मैं बामुश्किल जब्त बांधे घर पहुंची थी कि मेरी वालिदा घर आते ही रोने लगी। कहने लगी, ये क्या किया तुमने शफक? किसका गुनाह तुम अपने वजूद में पाल रही हो? मैं क्या जवाब देती? मुझे खुद इस बात का इल्म ना था। मैं किस पर शक करती? मेरे घर तो मेरी माँ के अलावा कोई रहता ना था। मैंने दोनों हाथों से अपना चकराता सर पकड़ा। डॉक्टर के मुताबिक मैं पिछले 2 माह से उम्मीद से थी। मेरी 3-4 किस्म की रिपोर्ट्स करवाई गई थी और सब रिपोर्ट्स में यही आया था। मैं इसे झूठा तस्वुर नहीं कर सकती थी, लेकिन सोचने वाली बात ये थी, मेरे साथ ये सब किया किसने और कब, कि मुझे खबर तक न हुई। मेरी माँ मुझे कोसे जा रही थी। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अम्मी मुझसे कसम ले ले, लेकिन मैंने वाकई कोई गुनाह नहीं किया। मैं जानती तक नहीं हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। मेरी इस बात पर मेरी माँ क्यों कर मेरी बात का एतबार करती। कहने लगी, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश न करो। मैंने हर किस्म की कसम खाकर अपनी माँ को यकीन दिलाया तो वो कुछ चुप सी हो गई। अगले ही रोज वो मुझे एक दूसरी डॉक्टर पर ले गई जो इनकी जान पहचान की थी और इन्हें एतबार में लेकर कहने लगी कि वो मेरा एबॉर्शन करवा दें। लेकिन वो कहने लगी, आपने देर कर दी है। 2 माह हो चुके थे, इस चीज का अब कोई हल ना था। इस पर मेरी शादी के दिन करीब आते जा रहे थे। मेरा शोहर तो ये राज जानकर मुझे बदनाम कर कर छोड़ देता। मैंने शादी से इनकार कर दिया। इससे पहले कि मेरी बदनामी मजीद होती, बेहतर था कि मैं शादी से ही इनकार कर देती। मेरी वालिदा कहने लगी कि हम इनकार का क्या जवाब पेश करेंगे। वो लोग वजह पूछेंगे और हमारे पास कोई भी वजह मौजूद नहीं है। हम लोगों के सवालों का क्या जवाब देंगे? मसले का ऐसा क्या हल निकाला जाए? मेरे साथ जिसने भी जुल्म किया था, फिलहाल वो मेरी नजर से पोशीदा था। मैं अपनी जग रसवाई नहीं चाहती थी, इसलिए रात को ही अपना सामान बांधा और लाहौर में चली गई। ना तो वहां मुझे कोई जानता था और ना ही मेरी वालिदा को। मैंने एक अच्छी सी फॉर्म में जॉब कर ली। मैं बहुत पढ़ी लिखी थी और पहले भी जॉब करती थी। जिससे मेरी शादी होने वाली थी वो भी मेरा एक कुलीग था। इसने मुझे ऑफिस में ही प्रपोज किया था। मेरे घर मेरी वालिदा के अलावा और कोई भी ना था। जब मैंने इमरान के बारे में अपनी वालिदा से जिक्र किया तो इन्हें भी इस रिश्ते पर कोई एतराज ना था। इसी तरह मेरा रिश्ता इमरान से तय हो गया। मैं ये नहीं कहती कि मुझे इमरान से कोई दीवाना वार मोहब्बत थी, लेकिन वो एक अच्छा और संजीदा किस्म का इंसान था। शरीफ इंसान भी था, क्योंकि इसने मुझसे मोहब्बत के दावे करने की बजाय सीधा सीधा रिश्ता भेजा था। अब तक सब कुछ ही ठीक चल रहा था, लेकिन अब ये सोचकर मैं पागल होने लगी थी कि ऐसा भी मेरे साथ क्या हुआ है कि शख्स ने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की और मुझे खबर तक ना हुई। ये मेरी जिंदगी का अजीबो गरीब वाकया था जिसने मेरी रातों की नींद बर्बाद करके रख दी थी। मैं जिंदगी के गुज़िश्ता हर पहलू पर गौर करती, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी ना था जिससे मैं किसी पर शक कर सकती। मैं और मेरी वालिदा रातों रात घर से निकले थे, इसलिए दूसरे ही दिन मेरे फोन पर इमरान की बहुत सी कॉल्स आई थी। शायद वो मुझसे घर से गायब होने की वजह जानना चाहता था, लेकिन मैं इसे इस बारे में क्या बताती जिसके बारे में मुझे खुद भी इल्म ना था। मैं जानती थी वो मुझे कभी भी इस तरह से कबूल नहीं करेगा। एक बार बातों बातों में इसने मुझसे कहा था, शफक मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन बेवफाई हरगिज नहीं। मैं बेवफा हरगिज ना थी, लेकिन न जाने कैसे बदकार हो चुकी थी।
मेरी वालिदा भी इस वजह से बीमार रहने लगी थी। यहाँ मैंने यही कहा था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर बैरूने मुल्क में रहता है। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा ना था कि मैं झूठ बोलती। सुनने और कहने में बहुत अजीब लगता है कि मैं नहीं जानती थी कि मैं किसका गुनाह अपने वजूद में पाल रही थी। दिन ब दिन मेरी तबीयत अजीब होने लगी थी। मुझे खुद से घिन आने लगती। मैं रोती रहती। कई घंटे जाए नमाज पर बैठकर मैं रब के हुजूर सजदा रेज होकर यही कहती कि या अल्लाह, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी सजा मुझे यूं मिल रही है। ये कैसी आजमाइश है। खैर जैसे तैसे वक्त गुजरता रहा। फिर वो वक्त भी आ गया कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बच्चे का बाप कौन है। मैं किसकी औलाद को पालने पर मजबूर हूँ। जिसे मैं जन्म देने जा रही थी, ना तो मेरी मोहब्बत की कोई निशानी था, ना ही मेरे साथ की गई मोहब्बत में धोखेबाजी। वो एक नाजायज औलाद थी और इसकी अजियत मैं ही जान सकती थी कि मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही थी। औरत कभी ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती जिसे देखकर वो एक अजियत में गिरफ्तार हो जाए। मैं अभी ये बात सोच रही थी कि इस बच्चे को पैदा होते ही यतीम खाने के हवाले कर दूंगी, लेकिन जैसे ही मैंने इस बच्चे को जन्म दिया, इसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। इसकी शक्ल तो मेरी ही। ये इन दिनों की बात है जब मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में ऑफिस की टीम के साथ मरी गई थी। मैं एक आर्किटेक्चर थी, नक्शे बनाती थी, मेरा यही काम था। मरी में भी मैं इसी सिलसिले में गई थी। वहां पर एक होटल का नक्शा बनाना था और इसकी तामीर भी करवानी थी। इस टीम में शामिल चंद लोग और भी थे। हम सब के काम की नोयत एक जैसी ही थी। हमारी पूरी टीम के लिए हमारे बॉस ने एक होटल के चंद कमरों को बुक करवा रखा था। इमरान हमारे साथ नहीं गया था क्योंकि इन्हीं दिनों इसकी वालिदा बीमार थी। जिस दिन हम मरी पहुंचे थे, इस वक्त जनवरी का महीना था। हर सू बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, इसलिए रास्ते अक्सर बर्फ की ज्यादती की वजह से बंद हो जाते थे और कई कई दिन हमें होटल में ही कैद होकर गुजारने पड़ते थे। ये इन दिनों की बात है जब बर्फबारी ने शिद्दत इख्तियार की थी और मरी आने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद एक खतरनाक हादसे का शिकार हो गई थी। कई गाड़ियां रास्ते में बर्फ के बाइस फंस गई थी और लोग वहीं गाड़ियों में ही ठिठुरते हुए जान से हाथ धो बैठे थे। ये सानिया ऐसा था कि हर दिल को तड़पा के रख गया था। होटल्स के कमरों की कीमतों में होटल के मालिकान ने 3 गुना इजाफा कर दिया था। इन्हीं दिनों हम भी अपने होटल के कमरे में कैद होकर रह गए थे। सर्दी की शिद्दत इतनी थी कि कमरे के हीटर तक काम नहीं कर रहे थे। मुझे याद आने लगा कि इन्हीं दिनों होटल पर ग्राहकों का रश बहुत बढ़ गया था। लोग होटल का किराया लाखों में देने को भी तैयार थे। बहुत से लोगों ने इंसानी हमदर्दी के तहत अपने कमरे में ही लोगों को ठहराना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल भी वहां खेला जा सकता है। एक रात मेरे कमरे का दरवाजा बड़ी जोर से धड़धड़ाया गया था। मैं सर्दी के मारे इस डबल रजाई में भी काम रही थी। बामुश्किल ही मुझे नींद आई थी कि दरवाजे की दस्तक ने वो भी गारद कर दी थी। मैं बामुश्किल ही उठकर कमरे से बाहर आई तो इसी होटल का एक मुलाजिम था। मुझसे कहने लगा, एक फैमिली इस पहर बड़ी मुश्किल से इस होटल तक पहुंची है और इनकी बच्ची भी बहुत बीमार है। होटल का कोई कमरा भी खाली नहीं है। अगर आप एक रात के लिए इन्हें इस कमरे में ठहरा लें तो ये आपका इन बाप बेटी पर एहसान होगा। मैं कुछ देर तो ये सोचती रही कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, लेकिन मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत इजाजत दे दी। कुछ ही देर में एक 30-32 साला नौजवान एक 7 साला बच्ची को गोद में लिए मेरे सामने खड़ा था। वो शख्स इस वक्त बेहद परेशान हाल लग रहा था। इसने कमरे में आते ही अपनी बेटी को फौरन से बेड पर लटाकर इस पर रजाई उड़ा दी। वो बच्ची बुरी तरह से कांप रही थी। वो शख्स खुद भी एक मोटी जैकेट पहने हुए था। मुझे मशकूर नजरों से देखने लगा। कहने लगा, मैं आपका शुक्रिया किन लफ्जों में अदा करूं। अगर आप मुझ पर ये एहसान ना करती तो मेरी बच्ची को न जाने सर्दी के मारे क्या हो जाता। मैंने कहा, कोई बात नहीं। वो कहने लगा, बस मैं इसकी बेटी का कुछ ख्याल रख लूं। वो मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं आकर अपने बेड पर लेट गई। वो बच्ची नीम हुनूदगी में बुरी तरह से कांप रही थी। मैं इसके बराबर में लेट गई। इस 7 साला मासूम सी बच्ची को अपने आगोश में भर लिया। कुछ देर में इस बच्ची का लर्जा खत्म हो चुका था। अब वो बच्ची गहरी नींद सो चुकी थी। रात भर बर्फबारी होती रही थी और सुबह भी यही सिलसिला जारी था। सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ चुकी थी।
सुबह वो बच्ची जब जागी तो मुझे अपने पास देखकर घबराने लगी। मुझसे कहने लगी कि इसे इसके बाबा के पास जाना है। मैं तो ये नहीं जानती थी कि इसका बाप कहाँ था। मेरे पास तो इस शख्स का नंबर तक ना था। मैंने इसे बहुत समझाया कि इसके वालिद अभी आ जाएंगे, लेकिन वो रोने लगी थी। मैंने कमरे से बाहर निकलकर दाएं-बाएं जाने देखा कि शायद मुझे इसका बाप कहीं नजर आ जाए, लेकिन कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। मैंने बड़ी मुश्किल से इस बच्ची को चुप करवाया था। फिर एक मुलाजिम से कहकर नाश्ता मंगवाया, लेकिन इसका बाप वापस नहीं आया था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन इस बच्ची के बाप का कुछ पता ही ना था। मैंने इस होटल के मैनेजर से जाके पूछा, तो वो कहने लगे कि रात भर तो वो होटल की लॉबी में रख के सोफे पर ही सो रहा था, लेकिन सुबह कहाँ गया, इन्हें भी इस बात का इल्म ना था। मैं परेशान सी हो गई थी कि इस बच्ची को कैसे बहलाऊं, क्या करूं। वो रोई जा रही थी। मुश्किल ही मैंने इसे दोपहर का खाना खिलाया। फिर इससे इसकी फैमिली के बारे में पूछने लगी। वो कहने लगी इसकी वालिदा का इसके बचपन में ही इंतकाल हो चुका था। वो अपने वालिद के साथ ही लाहौर में रहती है और इसी ने मरी आने की जिद भी की थी, लेकिन रास्ते में बर्फबारी के तूफान में इनकी गाड़ी फंस गई। मुश्किल ही इसके वालिद इसे गोद में लिए पैदल ही चल पड़े थे और सर्दी के मारे फिर वो बेहोश हो गई थी और जब इसे होश आया तो यहाँ थी। मैं कई बार होटल के स्टाफ से इस लड़की के वालिद के बारे में पूछ चुकी थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानते थे। शाम के वक्त वो शख्स वापस लौटा था। मेरा गुस्से और परेशानी से बुरा हाल था। वो बच्ची अपने वालिद को देखकर इसके साथ जा लगी और मैं इस शख्स पर बरस पड़ी। मैंने कहा, आपके अंदर जरा भी एहसास जिम्मेदारी है? आपकी बच्ची सुबह से रो के बेहाल हो चुकी है और आप हैं कि होटल से ही गायब थे। मेरी बात सुनकर इसने खिफ़्फ़त से नज़रें झुका ली। कहने लगा, मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ मोहतरमा, लेकिन सुबह होते ही मुझे ये मालूम हुआ कि रात की बर्फबारी के तूफान से बहुत सी गाड़ियां बर्फ के नीचे धंस चुकी थीं और रेस्क्यू टीम की तरफ से लोगों की फौरी मदद का ऐलान हुआ था। इसलिए मैं वहां चला गया। बहुत से लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन बहुत से लोगों की जान हमारी बर वक्त मदद से बच गई है। बस मुझे वहां पर इतना वक्त लग जाएगा, मैं नहीं जानता था। ये सुनकर मेरा सारा गुस्सा जाता रहा था। वो शख्स एक नेक काम पर ही गया था। वो मुझसे कहने लगा, आज रात भी ऐसे ही तूफान की पेशन गोई की गई है, कल शाम तक शायद कोई हल निकल आए। जैसे ही रास्ते कुछ साफ हुए मैं फौरन से वापस चला जाऊंगा। आपने मेरी वजह से बहुत जहमत उठाई है। वो वजाहत देने लगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपने जो भी किया है लोगों को बचाने के लिए ही किया है, और ऐसे मुश्किल वक्त में ही हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो क्या फायदा ऐसी इंसानियत का। मेरी बात पर वो कदरे पुरसुकून हुआ था। रात तक वो इसी कमरे में रहा, मुझसे मेरे बारे में भी पूछता रहा और अपने बारे में भी बताता रहा। वक्त भी तो किसी तौर पर गुजारना था। कहने लगा, इसकी लव मैरिज थी और बेटी की पैदाइश के बाद इसकी बीवी बीमार रहने लगी थी। इसकी बेटी 2 साल की थी जब इसकी बीवी इंतकाल कर गई, लेकिन इसके बाद वो किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सका, क्योंकि इसे ये डर भी लाहक था कि दूसरी औरत इसकी बेटी के साथ सुतेलों जैसा सलूक ना करे। रात को वो शख्स कमरे से बाहर चला गया था। फोन के सिग्नल तक बंद जा रहे थे। मैंने अपने फोन को एक नजर देखा तो चंद मैसेजेस आए हुए थे। इमरान मेरी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। मेरी वालिदा मेरे लिए बेहद परेशान थी, लेकिन फोन के सिग्नल बहुत कम आ रहे थे। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी वालिदा की थी, जो मेरी वजह से बेहद परेशान थी। वो बच्ची कब की सो चुकी थी। मैंने खिड़की से पर्दा हटाया कि शायद फोन के सिग्नल कुछ बहाल हों तो मैं अम्मी को अपनी हैरियत बता सकूं। इस वक्त हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन जहां मैं थी वहां के सिग्नल ना होने के बराबर थे। लेकिन मैंने सामने देखा तो कुछ फासले पर लोग मोबाइल पर बात करते नजर आने लगे। मैंने सोचा कि मैं भी जाकर अम्मी को अपनी खैरियत की इत्तला दे दूं, क्योंकि वो मेरी वजह से बेहद परेशान रहती थी और परेशानी की वजह से ही इनका बीपी शूट कर जाता था। वो तो मुझे यहाँ भेजने के हक में भी ना थी। मैं बस चंद दिन के लिए ही आई थी, लेकिन बुरी तरह से फंस चुकी थी। मैंने अपनी गर्म शाल खुद पर ओढ़ी और कमरे से बाहर निकल गई। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। होटल में सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने होटल की लॉबी पर बिस्तर बिछे देखे थे। बहुत से लोग वहां सोने पर मजबूर थे। इस बच्ची का बाप भी एक कोने में लेटा हुआ था। मैंने बस एक सरसरी सी नजर ही डाली थी और बाहर निकल गई। मुझे बस अपनी वालिदा को तसल्ली देनी थी। इस वक्त 400 बर्फ ही बर्फ थी।
मैं कराची से आई थी और कराची में सर्दी ना होने के बराबर होती है। मैं इतनी सर्दी बर्दाश्त करने की आदी नहीं थी। मुझे मोटे कपड़ों में सर्दी लग रही थी। बाहर चारों सौ बर्फ ही बर्फ थी। मैंने अपना मोबाइल ऑन किया लेकिन सिग्नल अब भी कम थे। सामने तकरीबन 1 मील से कुछ कम फासले पर लोग मोबाइल पर बात कर रहे थे। मैं भी इसी जानिब जाने लगी। बार बार अपना मोबाइल भी देख रही थी कि जहां सिग्नल पूरे आए वहीं अपनी वालिदा से बात कर लूं। मैं बामुश्किल ही वहां बर्फ पर चल पा रही थी। आधे घंटे बाद मैं वहां पहुंची थी जहां कुछ सिग्नल आ रहे थे। मैंने अपनी वालिदा का नंबर मिलाया। इस वक्त मैं सर्दी से बुरी तरह से कांप रही थी। मेरी वालिदा ने फोन उठाया। वो वाकई मेरे लिए बेहद परेशान थी। कहने लगी कि खबरें सुन सुनकर इनका दिल दहल रहा था और सिग्नल ना होने की वजह से वो मेरे लिए परेशान थी। मैं अभी अम्मी से बात कर ही रही थी कि बर्फबारी तेजी से शुरू हो गई। आनन फानन यूं लगा कि बर्फ के गोले सर पर गिरने लगे हों। मैंने फोन बंद किया और कोट की जेब में डाला। मैं तेज तेज कदम होटल की जानिब बढ़ाने लगी, लेकिन इस बर्फबारी की शिद्दत ने मेरे आसाब जमाने शुरू कर दिए थे। बर्फबारी में इस कदर शिद्दत आ चुकी थी कि मेरे लिए चलना मुहाल हो रहा था। इस पर तेज यख बस्ता हवा मेरे चेहरे को जमा रही थी। मैं सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थी। मैं इसी मुश्किल से दो चार थी कि मेरा पांव बर्फ के अंदर ऐसा धंसा कि मैं मुंह के बल गिर गई। मुझे लगा कि बर्फ के नीचे से जमीन गायब हो चुकी हो और मैं बर्फ में धंसने लगी हूँ। इस पल बर्फ आसमान से यूं बरस रही थी जैसे हर चीज को अपनी लपेट में ले लेगी। सर्दी के मारे मैं उठ नहीं पा रही थी। हवा इस कदर तेज थी कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं उठने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन नाकाम थी। मुझे लगा कि अब मैं जिंदगी से हाथ धो बैठूंगी। मेरी सांसें मुझे डूबती हुई महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद ही होश से गाफिल हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरा वजूद आग से तप रहा था। मेरा पूरा वजूद दर्द से चूर था। मैं दर्द के मारे कराह रही थी। मैंने बामुश्किल आंखें खोली तो अपने होटल के कमरे में थी। वो बच्ची मेरे पास बैठी मेरे हाथ दबा रही थी। सामने सोफे पर इसका बाप नजरें झुकाए बैठा था। मुझे लगा था कि मैं मर चुकी होंगी। मुझे किसने बचाया था और यहाँ कैसे पहुंची थी? मैंने उठने की कोशिश की। वो बच्ची अपने वालिद को पुकारने लगी, कहने लगी, बाबा, आंटी को होश आ गया। ये सुनकर वो शख्स किसी गहरी सोच से बाहर आया था। फिर उठकर मेरे पास आ गया। मुझसे मेरी खैरियत पूछने लगा। कहने लगा वो मुझे बाहर जाते देख चुका था, इसलिए जब बर्फ का तूफान शुरू हुआ तो बाहर निकलकर मुझे ढूंढने लगा। जब मैं इसे बर्फ पर बेहोश नजर आई तो मुझे उठाकर कमरे में ले आया। इसके बाद वो खामोश सा हो गया था। मैं इसकी मशहूर थी कि इसने मेरी जिंदगी बचा ली, लेकिन ये मालूम ना था कि इस दौरान वो मेरे साथ क्या कर चुका था। मुझे 24 घंटे बाद होश आया था। मैं अस्पताल में बैठी इस बच्चे को देख रही थी। इस बच्चे के नक्कोश बिल्कुल इस बच्ची और इस शख्स जैसे थे। वो इसी का बेटा था। इस रात ही इसने मेरे साथ गुनाह किया था जब मैं बेहोश थी, लेकिन मैं बेखबर थी। अगले ही रोज शाम तक रास्तों को काफी हद तक साफ कर दिया गया था। वो शख्स मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। बार बार यही कह रहा था मैं इसकी गलती को माफ कर दूं, क्योंकि वो मजबूर था। मैं इसकी बात को समझ ही नहीं पाई थी। मुझे लगा शायद वो मेरी जान बचाने के लिए वो मुझे बर्फ से उठाकर कमरे तक लाया था, इसलिए ये बात कर रहा था। वो अपनी बेटी को लेकर वापस जा चुका था। मैं भी चंद दिन बाद वापस लौट आई थी, क्योंकि जिस कदर बर्फबारी मरी में पड़ चुकी थी, तामीराती काम रुक चुके थे। फिर इमरान के घर वालों ने भी शादी की जल्दी मचा दी थी। 2 माह कैसे गुजरे मैं समझ ही नहीं पाई। और अब इस बच्चे को देखकर मुझे सब कुछ याद आ गया था। मैं इस बच्चे को देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। कैसा एहसान फरामोश शख्स था। मैंने इसे पनाह दी थी, इसकी बच्ची को संभाला था, और इसने मेरी बेहोशी का नाजायज फायदा उठाया था। इससे बेहतर था वो मुझे मरने देता, क्योंकि जो जिंदगी इसने मुझे बख्शी थी मेरे लिए मौत से बदतर थी। घर वापस आकर मैंने अपनी वालिदा को सारी हकीकत से आगाह कर दिया। मैं नहीं जानती थी कि वो शख्स कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ तक कि इसका नाम क्या है, जिसके बच्चे की मैं माँ बन चुकी थी। मैंने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। अभी मेरा बच्चा चंद माह का ही हुआ था कि मैंने इसे अम्मी के हवाले कर दिया और खुद जॉब करने लगी थी। एक बार घर आई तो सामने इसी शख्स को अपनी वालिदा के पास बैठे देखा तो दंग रह गई। इसकी बेटी भी इसके साथ थी। खुद भी कुछ बिखरी सी हालत में था।
शेप भी बढ़ी हुई थी। मुझे देखकर खड़ा हो गया। अब भी किसी मुजरिम की तरह से नजरें झुका गया था। मैंने इसे तन्नफुर से देखा, लेकिन इससे पहले कि इसे कुछ कहती, इसकी बेटी मेरे पास आकर मुझसे लिपट गई। कहने लगी, आंटी, मैंने आपको बहुत मिस किया था। मैंने और बाबा ने आपको बहुत ढूंढा, लेकिन न जाने आप कहाँ खो गई थी। मैंने इस बच्ची को कोई जवाब न दिया। मेरी वालिदा मेरे पास आ गई। कहने लगी कि इस शख्स को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कब से वो हमारी तलाश में था, अब जाकर हमें तलाश कर पाया है। तुमसे माफी भी मांगना चाहता है और निकाह भी करना चाहता है। मैंने ये सुनकर एक नफरत भरी नजर इस पर डाली थी और इसके पास जाकर खड़ी हो गई। वो नजरें झुकाए किसी मुजरिम की तरह से मेरे सामने खड़ा था। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब तुम्हें एहसास हुआ है। अब मुझे तुमसे कोई ताल्लुक कायम नहीं करना। उठाओ अपना बच्चा और निकल जाओ मेरे घर से बाहर। ये कहकर मैं नम आंखों से अपने कमरे में चली गई। मेरे अंदर के सारे जब्त दम तोड़ चुके थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। इमरान मुझे बेवफा समझ रहा होगा, जिसे मैं इस शख्स की वजह से शादी से चंद दिन पहले बिना बताए छोड़ आई थी। इसकी नजरों में बेवफा हो चुकी थी। वो शख्स मेरे कमरे में आ गया। मुझसे कहने लगा, शफक, एक बार मेरी बात सुन ले। अगर आपको ये लगे कि मैं गलत था तो बेशक जो चाहे सजा दे, मैं उफ नहीं करूंगा। आंखें इसकी भी नम थी और वो मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने अपने आंसू साफ किए। इसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वो कहने लगा, जिस रात वो मुझे बेहोशी की हालत में कमरे में लाया था, मैं बिल्कुल नीली हो चुकी थी। इसलिए मेरी जिंदगी की बका का इसके पास एक ही रास्ता था, वरना वो कभी भी मेरे साथ ये गुनाह ना करता। इसके बाद वो मुझे सच बताए जा रहा था, लेकिन एहसास-ए जुर्म ने इसे चैन नहीं लेने दिया। इसलिए मुझे ढूंढता हुआ वो कराची भी आया था, लेकिन वहां मालूम हुआ कि मेरी शादी होने वाली है, इसलिए वापस चला गया। लेकिन चंद दिन पहले ही इसने मुझे अपने दोस्त के ऑफिस में देखा था, तो मालूम हुआ कि तुम्हारा एक बेटा है और शोहर बैरून मुल्क में होता है। लेकिन वो फिर भी मुझसे अपने किए की माफी मांगना चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया। लेकिन मेरी वालिदा से सच जानकर इसे बहुत दुख हुआ कि इसकी वजह से मैंने बहुत अजियत सही है। वो कहने लगा, मुझे माफ कर दो और मुझसे निकाह कर लो। मैं बाकी की सारी जिंदगी अपने जुर्म का अजाला करता रहूंगा, लेकिन मुझे इस जुर्म के एहसास से निजात दिला दो शफक। मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा था। वो रो रहा था, हाथ जोड़े मेरे सामने हिचकियों से रो रहा था। मैं हाँ ना करती तो और क्या करती।